होंगे। तो चलिए सीटेट की प्रिपरेशन को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग फिर से सीडीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक देखता है। बेसिकली क्या होता है ना कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक सिचुएशन दी जाती है कि एज अ टीचर आप क्या डिसीजन लेते हो, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। एक शिक्षक देखता है कि एक बच्चा कक्षा में उत्तर जानने के बावजूद भी हाथ नहीं खड़े करता, यानी कि हाथ नहीं उठाता, आंसर नहीं करता। तो ये क्या दिखाता है? उसमें दिखाता है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी है, बच्चे में आत्मविश्वास नहीं है, यानी कि उसे डर लगता है। इसीलिए जो बच्चे जिनका कॉन्फिडेंस लो होता है ना, उन्हें आंसर आते हुए भी वो नहीं बता पाते हैं, या फिर वो जब आंसर ही नहीं कर पाते, डरते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एक बच्चा केवल तब पढ़ता है जब शिक्षक पुरस्कार देने की बात करता है। यह सीखना जुड़ा है किससे? यानी कि एक बच्चा ऐसा है, वो तभी आंसर करता है या तभी पढ़ता है जब आप कहते हो कि अच्छा पढ़ लो ये दिला दूंगा, या पढ़ लो फिर ये हो जाएगा, पढ़ लो फिर घूमने चलेंगे, पढ़ लो तुम्हारी फेवरेट चीज बना दी जाएगी, या पढ़ लो तुम्हें ये कर दिया जाएगा। तो ये चीजें क्या हो सकती हैं? ये प्रोत्साहन का सिद्धांत है। यहाँ पे प्रयत्न एवं त्रुटि तो नहीं हो रही है ना ही यहाँ पे अंतर्दृष्टि सीखना हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। रचनात्मक लर्निंग भी नहीं हो रही है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्षा में बच्चे अपने मित्र से सीखता है और बातचीत के दौरान समझ विकसित करता है। यह किससे संबंधित है? यानी कि सपोज करिए कि एक क्लासरूम में बच्चा कक्षा में अपने मित्रों से सीख रहा है और बातचीत के दौरान समझ विकसित कर रहा है, तो ये किससे संबंधित है और इस तरह की अवधारणा कौन है? तो आपको पता है कि सामाजिक विकास की अवधारणा हमारे वाइगोस्की महोदय देते हैं। जिन प्याजे नहीं, स्कीनर भी नहीं, थॉर्नडाइक भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल एप्रोप्रिएट और राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि शिक्षक बच्चे की गलती पर दंड न देकर समझाता है, जिससे बच्चा बेहतर प्रदर्शन करता है। यह क्या दर्शाता है? जैसे कि सपोज करिए कि आप एक शिक्षक हैं और आप बच्चे की गलती पर उसे दंड नहीं देते हैं, उसे समझाते हैं। अगर उससे कोई गलती हो भी गई है, उसे समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसे समझाते हो। तो ये चीजें क्या है? ये नकारात्मक अनुशासन हुआ? बिल्कुल भी नहीं। कठोर नियंत्रण हुआ? नहीं। ये सकारात्मक अनुशासन हुआ ना, ये एक हेल्दी आप कह लीजिए अनुशासन हुआ। तो उदासीनता भी नहीं हुई। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बच्चा नियम इसलिए मानता है क्योंकि सजा का डर है। यह नैतिक विकास का स्तर है। नैतिक विकास कोहल वर्ग महोदय का है। और यहाँ पे क्या है कि एक बच्चा है, वो सिर्फ इसलिए नियम को मान रहा है क्योंकि उसे डर है कि अगर वो नहीं नियम मानेगा तो उसे सजा दे दी जाएगी। तो ये सिद्धांत के किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो ये पूर्व परंपरागत अवस्था है। ये परंपरागत अवस्था, उत्तर परंपरागत नहीं। सामाजिक अनुबंधन की तो बात नहीं हो रही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए कि शिक्षक बच्चों को सामूहिक कार्य देता है ताकि वे आपस में विचार साझा कर सके। यह दावा करता है प्रतिस्पर्धा की? नहीं। देखिए कोई भी लर्निंग मेथड हमें प्रतिस्पर्धा की भावना से नहीं सिखानी है बच्चों में। तो ये आंसर नहीं होगा। सामाजिक सांस्कृतिक सीखना, हाँ ये हो सकता है। रटंत विद्या टिकंत नहीं, रटने को नहीं हम प्रमोट करेंगे, ना ही रोट लर्निंग हम अपने क्लासरूम में करेंगे। निष्क्रिय सीखना ये भी नहीं, हमेशा सक्रिय सीखने पर बल दिया जाता है, जहाँ पे बच्चा एक्टिव हो, जहाँ पे बच्चा एक्टिव हो, बच्चा सक्रिय हो, बच्चा सीख रहा हो, बच्चा क्वेश्चन आंसर कर रहा हो, बच्चा एक्टिव हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो। तो इस टाइप के ऑप्शंस के साथ अगर आप जाते हो तो आपके आंसर सही हो जाते हैं। एक बच्चा कहानी सुनकर अपनी ही कहानी बना लेता है, ये क्या दर्शाता है? आप मुझे बताओ कि एक बच्चा है जो एक कहानी सुनता है और उसके बाद वो कुछ और भी कहानियां उसमें जोड़कर एक अलग कहानी बना लेता है, तो ये क्या कहलाएगा? ये बच्चे का जो है ना वो रचनात्मकता को दिखाता है, उसकी क्रिएटिविटी को दिखाता है कि बच्चा कितना क्रिएटिव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ये बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि कक्षा में डर का वातावरण, बच्चे प्रश्न नहीं पूछते, इसका मुख्य प्रभाव क्या है?
समझो कि आपका एक क्लास है, आप पढ़ा रहे हो और आप क्लासरूम में ऐसा माहौल क्रिएट कर दो कि बच्चा क्वेश्चन ही ना कर पाए, उसे डर हो जाए कि अगर मैं पूछूंगा तो मैम मारेंगी या फिर मैम क्लास से बाहर निकाल देंगी या फिर जो भी जिस तरह का डर हो। तो ये मुख्य तौर पे किसको प्रभावित करेगा? सीखने में वृद्धि को नहीं। सीखने में वृद्धि कैसे हो सकती है जब वो पूछेगा ही नहीं? तो इसमें सीखने में बाधा आएगी, यानी कि अनुशासन में सुधार कैसे होगा और स्मरण शक्ति कैसे बढ़ेगी? यहाँ पे तो अगर बच्चा पूछेगा ही नहीं डर के मारे, उसे सॉरी उसे अगर ये डर हो गया कि अगर मैं पूछूंगा तो टीचर मुझे पनिशमेंट दे देंगी, तो वो तो पूछेगा ही नहीं और फिर जो उसके सीखने का एक प्रक्रिया हो सकता था, वो जान सकता था चीजों को, कहीं ना कहीं वो एक मूल धारा से पीछे रह जाएगा। तो सीखने में यहाँ पे बाधा होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बच्चा बिना कहे अपने मित्र की मदद करता है, वह विकास किसका है? एक बच्चा है जो बिना कहे उसकी हेल्प कर रहा है, तो ये क्या है? ये इसके शारीरिक वैल्यूज क्यों नहीं बता रहा है, ना ही संज्ञानात्मक विकास को। यहाँ पे नैतिक मूल्य, यानी कि जो बच्चे की मोरल वैल्यूज है ना, उसे रिप्रेजेंट कर रही है कि बच्चा मोरली कितना स्ट्रांग है, यानी कि उसे समझ है कि अगर मैं उसे एक होता है ना कि मोरली वो अपने नैतिक मूल्यों को समझ रहा है। जैसे कि आप समझो कि कुछ आपके नैतिक मूल्य हैं, अगर आप देश के नागरिक हो तो ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज बताई जाएगी, आपके कुछ नैतिक मूल्य भी हैं, आपके कुछ मोरल वैल्यूज भी होनी चाहिए, यानी किसी पब्लिक प्लेस को गंदा ना करना, किसी के साथ अभद्रता ना करना, इस टाइप की चीजें हैं जो हमारे जैसे ऐतिहासिक स्थल है उसे गंदा ना करना, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि किसी बच्चे को स्कूल प्रॉपर भेजना, ये भी हमारे मॉरल वैल्यूज है। या फिर अगर आप देखते हो कि सपोज करिए कि आप ट्रेन में ही कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और आपको कुछ ऐसे लोग दिख जाते हैं या कुछ ऐसे कोई ऐसा दिख जाता है जिसे उस सीट की नीड है, आपको लगता है कि अरे यार मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं तो वो इंसान भी कंफर्टेबली बैठ सकता है, तो ये भी एक मोरल वैल्यूज हो जाएंगी। पब्लिक प्लेस में साफ सफाई रखना भी एक मोरल वैल्यूज होती है। तो ये सारे के सारे बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। कभी भी कहीं पब्लिक प्लेस में चिल्ला हल्ला गुल्ला करना, किसी को पनिश कर देना, किसी को बदतमीजी से बात कर लेना, गाली गलौज कर देना, ये चीजें भी आपकी मोरल वैल्यूज के अंदर ही आती है कि आप नैतिकता कितना दिखाते हो, आप कितने नैतिक हो सोसाइटी को लेकर, बच्चे को लेकर, अपने आप को लेकर, अपने फैमिलीज वैल्यूज को लेकर आप खुद कितने नैतिक हो। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चा खेल खेल में वस्तुओं को प्रतीकों की तरह उपयोग करता है, यह पियाजे का चरण है। आप मुझे बताइए कि बच्चा जो है ना वो खेल खेल में वस्तुओं को प्रतीकों के रूप में, यानी उन्हें सिंबल्स के रूप में यूज कर रहा है, तो क्या होगा? ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। यहाँ पे संवेदी गतिक नहीं है, मूर्त संक्रियात्मक भी नहीं है, ये पियाजे महोदय की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शिक्षक बच्चों की रुचि के अनुसार पाठ योजना बनाती है। तो यहाँ पे अगर शिक्षक है, आप एक टीचर हैं और आप बच्चों को सेंटर में रख के अपनी पाठ योजना यानी कि अपना लर्निंग प्लान, लेसन प्लान बनाते हो, तो क्या ये शिक्षक केंद्रित होगा? नहीं। ये विषय केंद्रित होगा? नहीं। ये चाइल्ड सेंटर्ड होगा, ये बाल केंद्रित होगा। क्यों? क्योंकि शिक्षक बच्चों की रुचि के अनुसार बना रही है, ना कि शिक्षक अपने हिसाब से अपना लेसन प्लान बना रही है। नहीं, बच्चे को सेंटर में रख के बना रही है। मतलब क्या है कि यहाँ पे बच्चे की समझ को समझ के, बच्चा किस लेवल का है, वो क्या पढ़ना चाहता है, कौन सा टॉपिक उसके लिए जरूरी है, कैसे पढ़ाना है, कौन सा मेथड लगाना है, किसके थ्रू पढ़ाना है, कौन सा उसमें एग्जाम्पल्स रहेगा, कैसे मैं एक होता है ना, कैसे मैं वहां से क्वेश्चन क्रिएट करूंगा, उसका आंसर क्या देना है, ये सारी की सारी चीजें चाइल्ड सेंटर्ड होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बच्चा असफल होने पर रो पड़ता है और पढ़ाई छोड़ देता है, यह समस्या जुड़ी है। तो ये उसकी भावनात्मक विकास से जुड़ा है, यानी कि बच्चा जब आप सपोज करिए कि बच्चा असफल हो जाता है और वो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, तो ये उसकी भावनात्मक विकास को दिखाता है, क्योंकि वो उसकी भावनाएं हर्ट हुई है, उसे बुरा लगता है, वो पढ़ाई छोड़ देता है। और कहीं ना कहीं ये बहुत गलत बात है। इसलिए आप देखोगे कि हमारे जो मैक्सिमम पॉलिसीज है वो कहते हैं कि आप बच्चों को फेल नहीं कर सकते हो। 1 to 8 क्लास तक तो आप कैसे भी किसी भी बच्चे को फेल मत करो, उन्हें कुछ मार्क्स देके उन्हें एक्स्ट्रा नेक्स्ट क्लास की तरफ भेजिए। और एज अ टीचर आप ये देखिए कि जब बच्चे का ईयरली आप पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो जैसे आपके पास अगर आप नेक्स्ट क्लास में जा रहे हैं तो आपके पास सारे बच्चे का किस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, किसमें कम आ रहे हैं, बच्चा किस स्पोर्ट्स में अच्छा हो रहा है, या किसी कल्चरल एक्टिविटीज में अच्छा हो रहा है, या सिंगिंग में, डांसिंग में, किसी भी एक्टिविटी में अच्छा हो रहा है, तो अगर आप अपना उसका पोर्टफोलियो चेक करते हो तो आपको समझ आता है कि उसके क्या सब्जेक्ट्स वीक है और क्या स्ट्रांग है।
तो आप उस बेसिस पर उस बच्चे के फ्यूचर को सेटल कर सकते हो, जिससे कि वो आगे चल के अपने लाइफ में अलग अलग सोर्सेज को लेकर के पढ़े, समझे, या फिर वो जिस फील्ड में जाना चाहे उस फील्ड में जा सके। तो ये चीजें हैं। आप एक बार बच्चे की पढ़ाई अगर वो छोड़ देगा तो आपको पता है कि कभी कहीं ना कहीं वो आगे जाके किसी छोटे मोटे कामों में लग जाएगा और फिर अपना जीवन यापन करने लगेगा। तो इससे उसकी पढ़ाई भी बाधित हुई और फिर वो लाइफ में जो कर सकता था, जो एक पॉसिबिलिटी थी, वो भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें भावनात्मक विकास को दिखाती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बार बार अभ्यास से सीखना किस सिद्धांत से जुड़ा है, और ये सिद्धांत किनका है? तो ये थॉर्नडाइक महोदय का है। बार बार अभ्यास के द्वारा सीखना, ये सिद्धांत है थॉर्नडाइक महोदय का। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षक बच्चे को उसकी प्रगति की प्रशंसा देता है, यानी कि शिक्षक बच्चे को उसकी प्रगति पर प्रशंसा देता है कि अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने बहुत अच्छा बोला, या फिर तुमने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, या फिर बहुत बढ़िया। ये क्या होता है ना कि ये चीजें पुनर्वलन होती है और इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाते हो। या फिर अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा और बच्चे को नहीं समझ आ रहा है, उसे आंसर नहीं देने आ रहा है, तो आप अगर ऐसे बोल सकते हो कि कोई बात नहीं बच्चा, आप फिर से कोशिश करो। अच्छा हाँ, आप उसके कुछ आगे की वर्ड्स बता दो जिसके थ्रू वो उस चीज को अरेंज करके बताएगा। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चे का आत्मविश्वास, उसका कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। और जब बच्चा आत्मविश्वास से भरा होगा, मतलब वो आत्मविश्वास के साथ कुछ भी करेगा तो वो अच्छा होता है। बच्चा ठोस वस्तुओं की सहायता से समस्या हल करता है, ये क्या है? आप मुझे बताओ, बच्चा ठोस वस्तुओं की सहायता से करता है। यहाँ पे ये पियाजे महोदय का कौन सा सिद्धांत है? तो ये मूर्त संक्रियात्मक है और इसका आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बच्चा अपने कार्य की जिम्मेदारी स्वयं लेता है, यह दर्शाता है क्या? आप बताइए कि क्या दर्शाएगा? तो क्या ये भय है? नहीं, ये आत्मनिर्भरता है, यानी कि बच्चा अपने कार्य की जिम्मेदारियां खुद ले रहा है। इसका मतलब कि वो उसके आत्मनिर्भरता को दिखलाता है। आक्रामकता क्यों होगी? और जिद में बच्चा निर्णय थोड़ी लेने लगेगा। तो इसका तो राइट आंसर बी हो जाएगा। शिक्षक बच्चों को खुलकर बोलने देता है, इससे क्या बढ़ता है? इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। दंड की भावना नहीं, नियंत्रण वगैरह नहीं। बी, अगर आपके क्लास में बच्चे खुल के क्वेश्चन कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो और वो बोल सकते हैं, आपसे हजारों बार पूछ सकते हैं, तो इससे क्या होता है ना कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और एज अ टीचर आपको अपने क्लास में बच्चे को कभी भी डरा के नहीं रखना, ना ही उसे किसी भी तरीके से डांट के रखना है। आप उन्हें खुली छूट दीजिए कि तुम्हें जिस टाइप से पूछना है तुम पूछो। हाँ, कभी कभी बच्चे आउट ऑफ सिलेबस भी पूछते हैं, आउट ऑफ टॉपिक भी पूछते हैं, तो भी कोई बात नहीं। एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए कि आप उन्हें कैसे हैंडल करोगे, उनके क्वेश्चंस का आंसर कैसे दोगे। और वो क्वेश्चन चाहे जैसे भी हो, अगर आपको लगता है कि उसके आंसर इस अप्रोप्रिएट तरीके से देना चाहिए तो आप उन्हें दे सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बच्चा नियमों की तार्किकता पर प्रश्न करता है, यह उत्तर है। यह कैसा है? एक बच्चा जो है वो नियमों की तार्किकता पर करता है, तो ये होगा उत्तर परंपरागत, यानी कि ये उत्तर परंपरागत अवस्थाओं के अंतर्गत आता है। और पियाजे महोदय की ये अवस्थाएं हैं जो कि तार्किकता पर प्रश्न पूछने पर केंद्रित है। कक्षा में सहयोगी वातावरण का उद्देश्य है। कक्षा में अगर सहयोगी वातावरण होता है तो उसका क्या प्रभाव होगा? परीक्षा परिणाम नहीं। परीक्षा परिणाम कैसे? शिक्षक सुविधा कुछ नहीं होता। शिक्षक को कोई सुविधा नहीं है। सारे की सारी चीजें चाइल्ड सेंटर्ड है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। हाँ, ये सही हो सकता है। प्रभावी अधिगम हो सकता है, यानी कि इफेक्टिव लर्निंग होगा। कक्षा में सहयोगी वातावरण आप बनाते हो, एक ऐसा क्लास क्रिएट करते हो जहाँ पे बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, बातचीत करते हैं, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस पे ध्यान देते हैं, तो वो क्या होता है ना, वो बहुत इफेक्टिव लर्निंग मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि बच्चा दूसरों को देखकर व्यवहार सीखता है। बच्चा जो है, एक बच्चा ऐसा है जो दूसरों को देखकर, एक होता है ना कि वो देखकर उनकी कॉपी करता है, तो ये सिद्धांत कौन देता है? ये बांडुरा महोदय देते हैं। और ये कहते हैं कि अगर बच्चा दूसरों को देखकर और उनके व्यवहार की नकल करता है, इसका मतलब ये है कि बच्चा धीरे धीरे उस चीज को कॉपी करना शुरू कर रहा है। और मैक्सिमम आप देखोगे ना कि इस टाइप की प्रक्रियाएं बच्चे बचपन में, बाल्यावस्था में करते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत सारे लोगों की कॉपी करना शुरू कर देते हैं, वो अपने पेरेंट्स को जैसे देखते हैं। बेसिकली क्या होता है ना कि जो फीमेल लड़कियां होती हैं वो जैसे स्टॉल या
दुपट्टे का से साड़ी बना लेंगी या उनसे चुन्नी करके घूमने लगेंगी, उनकी चूड़ी बिंदी वगैरह ये इन सारी चीजों को पहनेंगी। बॉयज मतलब यहाँ पे जेंडर की कोई बात नहीं, कोई भी जो जैसे देखता है ना उस तरीके से खेलना शुरू कर देना, उनकी नकल करना बच्चे शुरू कर देते हैं बेसिकली। शिक्षक सभी बच्चों को समान अवसर देता है, यह कहलाता है क्या? ये समावेशी शिक्षा है, जिस क्लासरूम में बच्चे शिक्षक सारे बच्चों को साथ में लेकर चले। अब इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए अगर आपके क्लास में 40 बच्चे हैं तो सभी समान नहीं हो सकते, वो बच्चे हैं, वो रोबोट थोड़ी है कि सभी एक जैसे होंगे। सबकी वीकनेस अलग होंगी, सबके स्ट्रेंथ अलग होंगे, सबके पढ़ाई का आईक्यू अलग होगा, सबके लैंग्वेज अलग होंगे, सबके सीखने के तरीके अलग होंगे। तो एज अ टीचर आप क्या करोगे ना कि क्लास का एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे जहां पे सारे बच्चे सीख सके। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अन्य बच्चों के साथ नहीं चल सकते, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करिए, उन्हें एक्स्ट्रा मेथड से समझाइए, उनके लिए अलग से क्वेश्चन तैयार करिए, उन्हें किसी और मेथड से समझाइए ताकि उन्हें किसी तरह से हीनता ना लगे। और फिर आप अगर ऐसे अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाते हो तो कहीं ना कहीं वो बच्चे धीरे धीरे मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे और एक बहुत अच्छी क्लास हो जाएगी, और जिससे बच्चे भी बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और आगे उनका भविष्य बहुत अच्छा हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि बच्चा अपनी गलती स्वीकार कर सुधार करता है, यह क्या दर्शाता है? तो ये बच्चे की नैतिक परिपक्वता दिखाती है, यानी कि बच्चे के मोरल वैल्यूज को दिखाता है, बच्चा कितना मोरली एक्टिव हो रहा है। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। शिक्षक खेल को शिक्षण में शामिल करता है, शिक्षक जो है वो खेल को शिक्षण विधि में शामिल करता है। तो क्या करने के लिए? समय पास करने के लिए नहीं। आप मुझे बताओ, क्या समय पास करने के लिए शिक्षक खेल को शिक्षण में शामिल करता है? हाँ, शिक्षक को सीखने को रोचक बनाने के लिए, यानी कि बच्चे को और इंटरेस्ट के साथ सिखाने के लिए, अनुशासन बनाने के लिए नहीं, पाठ जल्दी याद करने के लिए नहीं। बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि शिक्षक खेल को शिक्षण में शामिल करने के लिए, सीखना रोचक बनाने के लिए खेल विधि को शामिल किया गया है, जिससे क्या होता है कि हम बच्चे को खेल खेल में बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। शिक्षक बच्चे की भावनाओं को समझकर प्रतिक्रिया देता है। शिक्षक बच्चों के भावनाओं को समझकर प्रतिक्रिया देता है, यानी कि आप पहले समझोगे तो कि बच्चे का माइंडसेट क्या है, बच्चा किस भावना के साथ आपसे प्रश्न कर रहा है या आपसे क्या कहना चाहता है। तो क्या यह क्या है? ये कठोरता है? नहीं, ये संवेदनशीलता है, उदासीनता भी नहीं है और ना ही नियंत्रणता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चा नए समस्याओं का समाधान स्वयं खोजता है, यह क्या दर्शाता है? तो बच्चे में ये क्या है? रटनता कैसे हो सकता है? जब बच्चा रट लेगा तो फिर वो नए समस्याओं का सोल्यूशन कैसे ढूंढेगा, वो अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन खुद से कैसे ढूंढेगा। इसका मतलब ये हुआ ना कि बच्चे की आलोचनात्मक सोच यहाँ पे इनबिल्ट हो रही है, यानी कि बच्चा खुद के प्रॉब्लम्स के बारे में एटलीस्ट सोच तो रहा है, उसका सोल्यूशन ढूंढ तो रहा है, भले ही वो उसके सोल्यूशन की तरफ पहुंचे या ना पहुंचे, वो सोच रहा है कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे सही करना है इस चीज को। तो ये इसके आलोचनात्मक सोच को दर्शाता है। सकारात्मक प्रतिक्रिया का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सकारात्मक प्रतिक्रिया का सबसे बड़ा लाभ पता है क्या होता है? डरना नहीं हो सकता, और दंड और नियंत्रण ये हम कभी भी नहीं कर सकते अपने आंसर में टिक, और ना ही अपने क्लासरूम में कर सकते हैं, ना ही करना चाहिए। आप अगर अच्छा शिक्षक बनना चाहते हो तो आप बच्चों के साथ एज अ फ्रेंडली रहिए, उनके मार्गदर्शक के रूप में रहिए, उनसे शेयर करिए बातें, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनिए। बच्चा सामाजिक नियमों को स्वीकार करता है, यह स्तर क्या है? बच्चा जो है वो सामाजिक नियमों को एक्सेप्ट करने लगता है। तो ये कौन से स्तर में होता है? तो ये परंपरागत स्तर में होता है, यानी कि इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों को एक साथ पढ़ाना क्या कहलाता है? यानी कि विभिन्न पृष्ठभूमि के अगर बच्चे हैं, अगर बहुत सारे बच्चे हैं और आप उन्हें अगर एक क्लास में पढ़ा रहे हो, तो इस टाइप के एजुकेशन को हम समावेशन यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, और बी इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। बच्चा अमूर्त सोच और तर्क करता है, यह चरण क्या है? बच्चा सोचिए कि अमूर्त सोच और तर्क करने लगा, तो ये पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक नहीं, संवेदी गतिक भी नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, यानी कि राइट आंसर है इसका सी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि सीडीपी के अनुसार सबसे प्रभावी शिक्षण क्या है? तो आप बताइए क्या हो सकता है? ये क्वेश्चन शायद पिछले क्लास में भी था,
तो कोई बात नहीं, इसका हो जाएगा चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। ये चीजें, ये जो क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन का टाइप अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे कि सिचुएशन बेस है, आपके सामने एक सिचुएशन दी जा रही है और आपसे एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि आप उसका एज अ टीचर एक राइट आंसर दोगे और आप उस समय प्रेजेंट सिचुएशन में क्लासरूम को कैसे कंट्रोल करोगे। तो होप सो आपको समझ आया होगा और आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए गाइस पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।